नमस्कार। भृगुनंदी नाड़ी पर बात चल रही थी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिवोर्स पर एग्जाम्पल चार्ट देखा था। डिवोर्स पर बात आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी बीच में मैं आप लोगों को दारिद्र्य या दारुण्य योग के विषय में जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार ही मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बताने से पहले कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी के विषय में भी कुछ बात कहना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिष तो ज्योतिष ही है, ओके। चाहे वो पराशर हो, जैमिनी हो या कोई भी विधा हो, ज्योतिष ज्योतिष ही है। सबका उद्देश्य एक ही है कि भविष्यवाणी करना, ओके। जो भी क्वेरेंट आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि आप किस विधा का इस्तेमाल करते हैं। उनको बस प्रेडिक्शन चाहिए होती है। वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो, उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ कष्ट कम हो जाए, इतना ही लोग चाहते हैं। तो मैं बात शुरू करता हूँ दारिद्र्य योग पर। तो देखिए, पाराशर आदि में दारिद्र्य योग के विषय में बताया है कि धन भाव, धनेश, कारक, है ना, एकादश भाव, एकादश का स्वामी, कारक, पंचम भाव, पंचमेश, नवम भाव, नवमेश, इन सब के संबंध से धन योग का निर्माण होता है। धन योग पर BPHS में महर्षि पराशर ने पूरा एक चैप्टर बताया है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक योग भी हैं, जैसे कि एक श्रीनाथ योग है, वो भी बहुत धन देता है। इसके अलावा आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में यदि उच्च का ग्रह होता है तो वो भी बहुत धन देता है। शास्त्र कहता है क्लियर लक्ष्मीवान और राजा होता है ना। तो इसके अलावा आरूढ़ लग्न से द्वितीय भाव में भी यदि शुभ ग्रह हो या कोई नैसर्गिक पाप ग्रह भी हो, तो अगर उच्च का होगा, बलवान स्थिति में होगा, तो वो भी धन देता है। इसके साथ ही साथ आरूढ़ लग्न से एकादश भाव में भी बैठा हुआ उच्च का ग्रह, मजबूत ग्रह जो है, वो भी धन प्रदायक होता है। इसके अलावा आरूढ़ लग्न से एकादश भाव को अगर कई सारे ग्रह देखते हैं तो ये भी धनदायक होता है। इस प्रकार से बात बनती है। इसके अलावा आप लोग जो है अर्गला भी देख सकते हैं, है ना। तो धन भाव की, लाभ भाव की अर्गला भी देखी जा सकती है। इस प्रकार के कई सारे सिद्धांत जो है धन योग के विषय में है, लेकिन दारिद्र्य योग के विषय में महर्षि पराशर कहते हैं कि धनेश, लाभेश, है ना, पंचमेश, भाग्येश अगर 6, 8, 12 भाव में नीच का हो, पीड़ित हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से दृष्ट आदि हो, मार्केस आदि के संग में योग करता हो, है ना, षड वर्गों में भी जो है वो उसकी स्थिति खराब हो, या षोडश वर्गों में खराब हो, षडबल में उसकी शक्ति कम हो जाए, तो इन सब स्थिति में दारिद्र्य योग का निर्माण होता है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में बस एक प्लैनेट ऐसा है जिसका नाम है शुक्र, क्योंकि ब्रह्मा जी ने समस्त संपत्ति का स्वामित्व जो है वो शुक्र के अधीन कर दिया था, शुक्राचार्य को मालिक बना दिया। सो बेसिकली शुक्र से ही ज्योतिष में धन देखा जाता है, विशेष करके भृगुनंदी नाड़ी में। तो कोई भी प्लैनेट जो है वो कब कमज़ोर होता है? जब वो नीच का होता है। जब उससे सेकंड और 12th में, 7th में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो वो बहुत वीक होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। अगर उसके फ्रेंड्स हैं, शुक्र अगर की बात करें, शुक्र के 7 में, उसके 2, 12 में, उसके 7th में अगर उसका फ्रेंड बैठा है तो फिर शुक्र बलवान होता है, भले वो नीच राशि में क्यों ना बैठा हो। अब भले ही शुक्र उच्च राशि में है, लेकिन उसके आगे पीछे सामने अगर एनिमी प्लैनेट्स हैं तो फिर शुक्र कमज़ोर है ना। तो कुछ एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें आपको एकदम से कुंडली आप देखेंगे कि अरे शुक्र के तो त्रिकोण में गुरु बैठा है, शुक्र के त्रिकोण में शनि बैठा है, तो आप धन योग कर रहे हैं, लेकिन सूर्य को भूल जाते हैं लोग। ऋषि ने क्लियर कट कहा है कि सूर्य शुक्र दारिद्र्य योग है, ओके। और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर के जो पुराने ज्योतिषी रहे हैं वो लोग शुक्र और सूर्य की युति देखते ही कहते थे बेंगोली भाषा में कि छके दारिद्र्य যোগ আছে, রবি শুক্র এক ঘরে আছে মানে দারিদ্র যোগ আছে।
उन लोगों का ऐसा कहना था कि रवि और शुक्र, सूर्य शुक्र की युति अगर हो जाए तो वो दारिद्र्य योग बन जाती है, और बात सही भी है। तो ये स्थिति कैसे बनती है, इसको भृगुनंदी नाड़ी में कहा है कि शुक्र जितना सूर्य से आगे जाता है, ओके, डिग्री वाइज, उतना शुक्र बलवान होते जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है। मैंने पहले के वीडियोस में भी धन के विषय में बताया है, जानकारी दी है आपको, वहाँ से देखिए। ये वीडियो दारिद्र्य योग पर है तो उसी पर बात करूँगा। देखिए यहाँ पर शुक्र जो है मीन में उच्च राशि का है, और उसके आगे मैंने सूर्य को लिखा है ना। तो सूर्य जो है वो भी आगे चल कर के उच्च होगा, है ना, और शुक्र उच्च का है, लेकिन शुक्र की शक्ति यहाँ कमज़ोर हो गई है क्योंकि शुक्र के आगे सूर्य बैठा, उसका दुश्मन, ये दोनों प्रबल शत्रु हैं एक दूसरे के। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि शुक्र के आगे जो सूर्य बैठा है वो शुक्र की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। शुक्र जो है जल तत्व का ग्रह है और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, और इन दोनों में बनती नहीं। एक शुक्र जो है वो दानव समूह का ग्रह है, सूर्य जो है वो देव समूह का ग्रह है। तो दोनों एंटी है, एक आत्मकारक है नैसर्गिक और एक भोग कारक है। तो बेसिकली इन दोनों का मिलान होता नहीं है। ठीक है जी, यही अगर शुक्र सूर्य से थोड़ा आगे होता है ना, जितना आगे बढ़ेगा तो फिर वो उतना शुक्र बलवान होता है, करेक्ट। तो ये दारिद्र्य योग या दारुण्य योग हुआ। ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियों में आपको पैसों को लेकर समस्या देखने को मिलेगी, जिसकी भी कुंडली में शुक्र के आगे सूर्य है तो बहुत परेशानी रहेगी, पैसों को लेकर तंगी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा भृगुनंदी नाड़ी बताती है इसको। इसी को दारिद्र्य योग या दारुण्य योग कहते हैं। अब फर्दर अगर इसको और जजमेंट करना चाहते हैं तो अगर इसी के आगे जो है केतु भी आ जाता है, फिर चंद्र भी आ जाता है, तो शुक्र बहुत पीड़ित है। फिर वो शुक्र उच्च का फेल है ना, क्योंकि शुक्र पीड़ित हो जा रहा है ऐसी स्थिति में अपने शत्रुओं के द्वारा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को, ओके। वहीं अगर शुक्र जो है मान लें अगर यहाँ कन्या राशि में बैठ जाए, राइट, अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर समझाने का प्रयास करूं कि शुक्र अगर कन्या में बैठ जाता है, राइट, और इसी शुक्र के पीछे जो है शनि बैठ जाता है ना, यहाँ जो है मरकरी बैठ जाता है, और फिर इधर में सन आ जाता है। तो अभी ये नीच का शुक्र है, लेकिन ये अपने फ्रेंड से घिरा हुआ है ना। इसके पीछे भी इसका फ्रेंड है सैटर्न, ओके। इस शुक्र के पीछे भी इसका फ्रेंड सैटर्न है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस शुक्र के पीछे भी इसका फ्रेंड सैटर्न है, आगे भी इसका फ्रेंड है मरकरी। सो बेसिकली ये शुक्र बलवान है काफ़ी, और इसकी यात्रा भी अच्छी है। पीछे भी अपने फ्रेंड से आया है, सपोर्ट कर रहा है सैटर्न इसको, और आगे भी इसका फ्रेंड है मरकरी। और देखते हैं तो सूर्य आगे, अभी ये शुक्र आगे बढ़ेगा तो फिर इसको सन मिलेगा, यहाँ उसको तकलीफ जरूर होगी, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेट ये दोनों ग्रह जो है मिलकर शुक्र को बहुत मजबूत करते हैं, तो फिर वो फाइट कर सकता है आगे चल करके सूर्य के साथ, है ना। तो ऐसी ही परिस्थिति है। सो बेसिकली अगर इस योग को अपने उल्टा भी कर देते हैं, है ना, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अगर इसी योग को अपने ऐसे कर देते हैं सन, ओके, और यहाँ मैं सैटर्न को प्लेस कर दे रहा हूँ, करेक्ट। अब सन के आसपास ही मरकरी होगा, नो डाउट, तो यहाँ मरकरी लिखते हैं, करेक्ट, बस एक समझने के लिए। सो बेसिकली सूर्य शुक्र के बीच में बुध है और आगे फिर शनि है। अभी ये जो शुक्र है ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट डिलीवर करेगा इसके पहले वाले जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे। क्यों? क्योंकि ये सूर्य को क्रॉस कर चुका है, अभी इसकी यात्रा सुखद है, ओके। तो ये अच्छा एक धन योग है। तो इस तरह से आप लोग दारिद्र्य योग या धन योग देख सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, करेक्ट। तो लोग जो है जल्दबाजी में जब भी शुक्र को जज करते हैं तो सूर्य को भूल जाते हैं। सूर्य बहुत नुकसान पहुंचाता है शुक्र को। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं कि वीनस सूर्य से जितना डिग्रिकली आगे होगा उतना ही शुक्र की शक्ति बढ़ती है, ओके।
अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।